अध्याय 18 आकर्षण बनाम जुड़ाव। हमारा बढ़ा हुआ संकल्प हमें इस बारे में ज्यादा स्पष्ट दृष्टिकोण देता है, जिससे हम ये मूल्यांकन करते हैं कि हम लोगों के प्रति शुरुआत में क्यों आकर्षित होते हैं और क्या वे कारण हमारे मूल्यों का समर्थन करते हैं। ये जुड़ाव के 5 बुनियादी अभिप्रेरण हैं और गौर करें कि ये केवल रोमांटिक क्षेत्र में ही लागू नहीं होते हैं। 1. शारीरिक आकर्षण। वे जैसे दिखते हैं वो आपको पसंद आता है। आप उनके हुलिये, शैली या उपस्थिति के प्रति आकर्षित होते हैं या आपको उनके साथ देखे जाने का विचार अच्छा लगता है। 2. भौतिक। आप उनकी उपलब्धियों को पसंद करते हैं और उस शक्ति या उन संपत्तियों को जो उनकी वजह से उन्हें मिली हैं। 3. बौद्धिक। आपको उनके सोचने का तरीका पसंद आता है। आप उनकी बातचीत और विचारों से प्रेरित होते हैं। 4. भावनात्मक। आप अच्छी तरह से जुड़ते हैं, वे आपकी भावनाएं समझते हैं और आपकी खुशी की अनुभूति को बढ़ाते हैं। 5. आध्यात्मिक। उनमें भी आप जैसे ही सबसे गहरे लक्ष्य और मूल्य हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपको क्या आकर्षित कर रहा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप पूरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं या उसके किसी एक खास हिस्से के प्रति आकर्षित हैं। मेरा अनुभव यह है कि अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछते हैं कि वे किसी के प्रति क्यों आकर्षित हैं, तो वे शीर्ष 3 गुणों के किसी तालमेल का जिक्र करेंगे। चेहरा मोहरा, सफलता और बुद्धि। लेकिन ये गुण अकेले ही दीर्घकालीन और मजबूत संबंध नहीं बना सकते। सन्यासियों को विश्वास होता है कि किसी का चेहरा वो नहीं है जो वे हैं। शरीर आत्मा का केवल एक पात्र है। इसी तरह किसी की संपत्तियां उनकी नहीं हैं। वे निश्चित रूप से उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको कुछ नहीं बताती हैं। और भले ही आप किसी की बुद्धि के प्रति आकर्षित हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका सार्थक संबंध बनेगा। ये तीनों गुण दीर्घकालीन और मजबूत संबंधों की बुनियाद नहीं होते, लेकिन वे दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी केमिस्ट्री को दिखाते हैं। अंतिम दोनों, भावनात्मक और आध्यात्मिक, ज्यादा गहरे और स्थायी जुड़ाव की ओर संकेत करते हैं। वे आपकी अनुकूलता दिखाते हैं, मात्रा नहीं, गुणवत्ता। जब उस ऊर्जा की बात आती है जो हम संबंधों में खर्च करते और पाते हैं, तो महत्वपूर्ण मात्रा नहीं, गुणवत्ता है। मैं अक्सर अभिभावकों को, आमतौर पर माताओं को, उनकी अपराध बोध भरी बातें सुनता हूं कि वे अक्सर बुरा महसूस करती हैं कि उन्हें लंबे घंटे काम करना होता है और अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाती। माताओं के समय के प्रभाव का पहली बार बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया। इसमें यह पाया गया कि बच्चों के साथ गुजारे समय की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब है कि परिवार वालों के साथ रहते समय अपना फोन दूर रख दें। मैं अभिभावक नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बच्चे के रूप में मैंने हमेशा अपनी मां की ऊर्जा महसूस की है। मैंने कभी इस बात को नहीं नापा कि उन्होंने मेरे साथ कितना समय गुजारा। मेरी मां कामकाजी महिला थी और बचपन में मैं डे केयर में जाता था। मुझे डे केयर की एक भी याद नहीं है। मां की अनुपस्थिति की कोई दर्द भरी यादें नहीं हैं, लेकिन मुझे ये याद है कि वे मुझे लेने आती थीं। वे हमेशा मुस्कुराती थीं और मेरे दिन के बारे में पूछती थीं। ये सारे संबंधों में सच है। कोई भी डिनर पर आपके साथ नहीं बैठना चाहता जब आप फोन पर लगे रहते हों। यहीं पर हम समय और ऊर्जा में दुविधा कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटे का समय बिताएं, लेकिन उसे केवल 10 मिनट की ही ऊर्जा दें। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता हूं, लेकिन जब भी मैं उनके साथ होता हूं, मैं वहां 100% होता हूं। मैं उनके साथ रहकर एक पूरे वीकेंड में उन्हें आंशिक भटकी हुई ऊर्जा नहीं देना चाहूंगा। इसके बजाय मैं उनके साथ एकाग्र और संलग्न 2 घंटे गुजारना चाहूंगा। सन्यासी उपस्थिति और ध्यान के जरिए प्रेम दर्शाता है। आश्रम में इस बात को कभी परवाह या संलग्नता का विश्वसनीय पैमाना नहीं माना जाता था कि आपने कितना समय लगाया। जैसा मैंने जिक्र किया है, ध्यान के बाद कोई नहीं पूछता था कि आपने कितने लंबे समय तक ध्यान लगाया। वे पूछते थे कि आप कितनी गहराई तक गए थे। अगर आप हर रात को इकट्ठे डिनर करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन चर्चा की गुणवत्ता कैसी रहती है
उसी तरह सोचें जिस तरह सन्यासी सोचते हैं। समय के नहीं, ऊर्जा के प्रबंधन के बारे में सोचें। क्या आप किसी पर अपनी पूरी उपस्थिति और ध्यान लगा रहे हैं? इसे आजमाएं। ध्यान चुराने वालों को हथकड़ी लगा दें। इन दिनों हम में से ज्यादातर लोग अपने ध्यान का युद्ध हार रहे हैं। विजेता हमारे स्क्रीन है। किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरा ध्यान देने का एकमात्र तरीका अपनी स्क्रीनों को बंद करना है। आपके जीवन में सामने वाला जिस एकाग्रता का हकदार है, उसे वो देने के लिए उसके साथ बैठकर आपसी सहमति से फोन, लैपटॉप और टीवी संबंधी नियम बना लें। निश्चित गतिविधियां चुनें। जब आप किसी भटकाव की अनुमति नहीं देंगे और गुणवत्तापूर्ण समय गुजारेंगे। अपने फोन बंद करने, उन्हें दूसरे कमरे में रखने या उन्हें घर पर छोड़ने के लिए सहमत हों। यह शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शायद बातचीत धीमी हो जाए या मित्र और सहकर्मी कुंठित हो जाएं क्योंकि वे आप तक नहीं पहुंच सकते। इन सीमाओं को तय करने से दोनों मोर्चों पर नई अपेक्षाएं स्थापित हो जाएंगी। बातचीत में अंतराल का अटपटापन खत्म हो जाएगा। मित्र और सहकर्मी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप 24/7 उपलब्ध नहीं हैं। 6 प्रेमपूर्ण आदान प्रदान। ज्यादातर दंपत्ति बैठकर मूल्यों की सूची बनाकर यह नहीं देखते हैं कि क्या वे उन दोनों में समान हैं, लेकिन एक बार जब वे अपने बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो हम ज्यादा संकल्प के साथ दूसरों से जुड़ सकते हैं। उपदेशात्मक बंधन मजबूत करने और मिलकर विकास करने के लिए 6 प्रेमपूर्ण आदान प्रदान के बारे में बात करती है। ये 3 प्रकार के आदान प्रदान हैं। हर एक में देना और पाना शामिल है, जिन्हें मिलाकर ये 6 हो जाते हैं। ये उदारता, कृतज्ञता और सेवा पर आधारित संबंध बनाने में हमारी मदद करते हैं। उपहार, दान देना और बदले में जो भी मिले वो पाना। यह स्पष्ट नजर आता है या शायद भौतिक भी। हम एक दूसरे का स्नेह नहीं खरीदना चाहते, लेकिन इस बारे में सोचें कि इरादे के साथ किसी को कुछ देने का मतलब क्या होता है। क्या आप वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर के लिए फूल लाते हैं? यह बहुत ही पारंपरिक काम है, इसलिए विचार करें कि क्या यह वही है जिससे आपकी पार्टनर को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। यदि ये फूल हैं तो क्या आप उसके साथ 6 महीने पहले फूलों की दुकान के सामने से गुजरे थे और उनसे उस दिन की तैयारी के लिए उनकी पसंद पूछी थी, या आपने उनकी सबसे करीबी सहेली से गोपनीय रूप से पूछताछ की थी? दोनों ही स्थितियों में गुलाब के फूल ऑनलाइन ऑर्डर करने से ज्यादा संकल्प का पता चलता है। हालांकि जाहिर है यह उस खास दिन को पूरी तरह से भूलने से बेहतर है। क्या वैलेंटाइंस डे आपके प्रेम को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ पल है, या कोई अप्रत्याशित काम और भी ज्यादा अर्थपूर्ण होगा? क्या आपने यह सोचने का समय निकाला है कि बीमार मित्र सचमुच क्या पसंद करेगा? शायद ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक कार्य है, सेवा है, हमारा समय है। उसकी कार साफ करना, गतिविधियों को व्यवस्थित करना, दायित्वों में उसकी मदद करना या कोई सुंदर चीज लाना। आप यही विचारशीलता उपहार प्राप्त करने के बारे में दिखा सकते हैं। क्या आप उस प्रयास के लिए कृतज्ञ हैं जो उपहार में लगा था? क्या आप समझते हैं कि देने वाले के लिए इसका क्या और क्यों मतलब है? बातचीत, सुनना उन सबसे विचारशील उपहारों में से एक है जो हम दे सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है जो यह दिखाता है कि हम सामने वाले के अनुभव की परवाह करते हैं। इरादे के साथ सुनने का मतलब है शब्दों के पीछे की भावनाओं को तलाश करना, ज्यादा समझने के लिए प्रश्न पूछना, आपने जो सीखा है उसे सामने वाले के ज्ञान में जोड़ना, उन्होंने जो कहा है उसे याद रखने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करना और जहां प्रासंगिक हो वहां आगे भी स्थिति के बारे में पूछना। सुनने में विश्वास का माहौल भी शामिल होता है, जहां व्यक्ति को महसूस होता है कि वो सुरक्षित है और उसका स्वागत किया जा रहा है। अपने खुद के विचारों और सपनों, आशाओं और चिंताओं को बताना भी महत्वपूर्ण है। खुद को उजागर करने की असुरक्षा ये दिखाती है कि आप सामने वाले पर विश्वास करते हैं और उसकी राय का सम्मान करते हैं। इससे सामने वाला आपके पिछले अनुभवों और विश्वासों को समझने में सक्षम होता है, जिनकी वजह से आप साझे काम करते हैं। इसे आजमाएं, अपनी बातचीत को उपहार में बदलें।
आदर्श दृष्टि से आप नियमित रूप से बातचीत में इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इसे फोकस और इरादे के साथ करें। एक पल चुनें जो आपके लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बिताने वाले हो। कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, आपका पार्टनर। शायद ये भोजन करना हो या टहलना हो जो आप साथ साथ करेंगे। इस दौरान अपना फोन बंद कर दें। सामने वाले को अपनी पूरी एकाग्रता दें। एजेंडा रखने के बजाय जिज्ञासु बने। यदि कोई विषय न उभरे तो उनके लिए महत्वपूर्ण किसी विषय के बारे में उनसे खुले सिरे से सवाल पूछें। आपके दिमाग में कुछ समय से क्या चल रहा है? एक्स के साथ आपका संबंध कैसा है? ध्यान से सुने और फॉलो अप करने वाले प्रश्न पूछें। बातचीत को खुद की ओर मोड़े बिना अपने अनुभव बताएं। कुछ दिनों बाद फॉलो अप करने के लिए मित्र को ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भेजें। भोजन। जाहिर है, जब उपदेशामृत लिखी गई थी तब संसार बहुत अलग हुआ करता था, और मैं भोजन के इस आदान प्रदान की व्याख्या अनुभवों के आदान प्रदान के मायने में व्यापकता से करता हूं। परवाह और सेवा की कोई मूर्त अभिव्यक्ति जो शरीर या आत्मा को पोषण देती है, जैसे मालिश करना, घर में सामने वाले को तनाव रहित करने वाली जगह बनाना या उसके प्रिय संगीत को चलाना। ज्यादा भव्य पैमाने पर मेरी पत्नी मेरे साथ रहने के लिए अपने प्रिय परिवार को छोड़कर न्यूयॉर्क आ गई। परवाह और उदारता की इस अभिव्यक्ति ने मुझे इतना पोषण दिया कि मैं बता नहीं सकता। एक बार जब हम न्यूयॉर्क में बस गए तो मैंने उसका परिचय दूसरी महिलाओं से करा दिया ताकि समुदाय बन सके। हमने जिन अनुभवों का आदान प्रदान किया उनके आदर्श रूप से समान होने की जरूरत नहीं थी। हम तलाश करते हैं कि सामने वाले को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। ये 6 आदान प्रदान विचार शून्य और खोखले हो सकते हैं, या फिर उनमें सच्ची गहराई और अर्थ हो सकता है, लेकिन लोगों के प्रयासों को सफल होने का मौका दिए बिना उनका मूल्यांकन न करें। कोई भी आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। अगर आपका रूममेट या पार्टनर यह अंदाजा नहीं लगा पाता है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी बर्थडे पार्टी आयोजित करे, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बजाय आपको जो जरूरत है उसे स्पष्टता और ईमानदारी से बता दें। इसे आजमाएं। आप जो चाहते हैं उसे मांगें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों को बता दें कि आप प्रेम कैसे पाना पसंद करते हैं। जब हम लोगों को यह नहीं बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो हम उनसे अपने दिमाग को पढ़ने की अपेक्षा करते हैं और अक्सर ऐसा न कर पाने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। इस सप्ताह आप जो चाहते हैं उसकी भविष्यवाणी उनसे न कराएं। इसके बजाय लोगों से मदद मांगने के बारे में ज्यादा स्पष्ट और ईमानदार बने। किसी शिकायत के बारे में सोचें जो आपके मन में किसी प्रियजन के व्यवहार के बारे में हो, लेकिन दोषों को ज्यादा कसकर न खोजें। अगर दिमाग में पहली बार कुछ नहीं आता है तो यह एक बेहतरीन संकेत है और आपको इस अभ्यास को रहने देना चाहिए। 2, समस्या की जड़ तक खुदाई करें। सच्चा असंतोष कहां है? आप ये पा सकते हैं कि आपकी आवश्यकता प्रेमपूर्ण आदान प्रदान से मेल खाती है। क्या आप बातचीत और जुड़ने के लिए ज्यादा समय चाहते हैं? क्या आप अप्रशंसित महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादा समर्थन चाहते हैं? 3, आलोचना के बिना इसे व्यक्त करें। यह न कहें कि आप ये गलत करते हैं। इसके बजाय यह कहें कि इस तरह से मुझे इस बात का एहसास होगा कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है और मेरी कद्र की जाती है। इस तरह आप अपने साथी को जुड़ाव का एक मार्ग देते हैं जिस पर चलना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है और वे आपको संतुष्ट करने की ज्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। प्रेम के लिए तैयार। 6 प्रेमपूर्ण आदान प्रदान किसी करीबी संबंध की नींव डाल देते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर एक की तलाश कर रहे हैं। हार्वर्ड ग्रांट स्टडी ने 75 वर्षों तक 268 हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट्स का रिकॉर्ड रखा और इस दौरान उनके बारे में ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया। जब शोधकर्ताओं ने जानकारी को छाना तो उन्हें एक अकेला घटक मिला जिसने प्रतिभागियों के जीवन की गुणवत्ता की भविष्यवाणी की। प्रेम। प्रतिभागियों के पास सफलता का अन्य बाहरी चिन्ह हो सकता था पैसा, अच्छा करियर, अच्छी शारीरिक सेहत, लेकिन अगर उनके पास प्रेमपूर्ण संबंध नहीं थे तो वे खुश नहीं थे।
हम सभी आत्म जागरूकता के अलग अलग स्तरों के साथ संबंध शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्विजेज और डेटिंग एप्स के प्रोत्साहन के साथ हम उन विशेषताओं की सूची बनाते हैं जो हम किसी पार्टनर में चाहते हैं। हास्यबोध, परवाह करने वाला, अच्छा दिखने वाला। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमें किस चीज की सच्ची जरूरत है, हम किस तरह की परवाह चाहते हैं, हमें प्रेम का एहसास किस चीज से होता है। हाउ टू लव में तिक न्यात हन लिखते हैं, अक्सर हम दूसरों पर इसलिए फिदा नहीं होते क्योंकि हम सचमुच उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें समझते हैं। हम तो इसलिए फिदा होते हैं क्योंकि हम अपने कष्ट से खुद को भटकाना चाहते हैं। जब हम खुद को प्रेम करना और समझना सीख लेते हैं और अपने प्रति सच्ची करुणा रखते हैं, तभी हम सामने वाले को सचमुच प्रेम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आश्रम के बाद जब मैं एक संबंध के लिए तैयार था, मेरे मित्रों का अनुमान गलत था कि आश्रम छोड़ने के पल से ही मैं तैयार था। तो मैं पार्टनर में क्या चाहता था, इस बात का मेरा एहसास आत्मज्ञान से संचालित था। मैं जानता था कि मेरा पूरक कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। मैं जानता था कि मुझे अपने जीवन में क्या जरूरत थी और मेरे पास देने के लिए क्या था। सही संबंध खोजने की मेरी योग्यता इसलिए विकसित हुई क्योंकि मैं विकसित हुआ था। राधी देवलुकिया, वो महिला जो मेरी पत्नी बनी, उसके पास यह आत्मज्ञान पहले से ही था। मैंने जो यात्रा की, उसके बिना ही वो जानती थी कि वो किसी आध्यात्मिक जुड़ाव वाले, उच्च नैतिकता वाले और मूल्यों वाले किसी व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि मेरे बिना भी वो सही रहती, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने गंभीर संबंध में गोता लगाने से पहले खुद पर काम करने का समय नहीं लिया होता, तो मेरा जीवन अलग होता और दर्द से भरा होता। मैसिव अटैक के अनुसार प्रेम एक क्रिया है। डैन इन रियल लाइफ कहता है कि प्रेम एक योग्यता है। दलाई लामा कहते हैं कि प्रेम आलोचना की अनुपस्थिति है। प्रेम धैर्यवान भी होता है, यह दयालु होता है और स्पष्ट रूप से प्रेम ही वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। हमारी संस्कृति में प्रेम की इतनी सारी परिभाषाएं हैं कि मामला थोड़ा दुविधापूर्ण हो जाता है। और मेरे सन्यासी अनुभव, मेरे आत्म अन्वेषण, संकल्प और करुणा के बावजूद मैं दुविधा में था। जब मैं लंदन लौटने के बाद अपनी पहली डेट पर गया, मैं पहले से ही जानता हूं कि मैं उसे पसंद करता हूं। जिस थिंक आउट लाउड समूह को मैंने कॉलेज में शुरू किया था, वो मेरे जाने के बाद कुछ साल तक चलता रहा और मैं संपर्क में बना रहा। जब भी मैं लंदन जाता था तो मैं वहां जाकर व्याख्यान देता था। राधी उसी समुदाय का हिस्सा थी। वो मेरे कुछ व्याख्यान सुनने आई थी और मेरी बहन की सहेली बन गई थी। अब उस समुदाय के लोग, जिनमें मैं और राधी शामिल थे, जाति भेद और इंग्लैंड में छोटे बच्चों को सताने के खिलाफ एक चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक साथ आए। उस पृष्ठभूमि में राधी को देखने से मुझे उसके बारे में उससे ज्यादा पता चला, जितना डेटिंग प्रोफाइल से या कुछ डेट्स के बाद भी पता नहीं चलता। मैंने देखा कि वो टीम में हर व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मानजनक थी। उसकी राय रोचक और विचार शानदार रहते हैं। मुझे इस पर सच्ची निगाह डालने का मौका मिला कि वो कौन है। कोई भी 1 घंटे की डेट के लिए अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल के मुताबिक अभिनय कर सकता है। यह उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हो सकता है, लेकिन इससे पूरी तस्वीर नहीं दिखती है। मुझे अब भी पूर्णकालिक नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए ट्यूशन कर रहा हूं। मैंने 1 महीने की आमदनी बचा ली है और मैं राधी को विग दिखाने के लिए थिएटर ले जाता हूं। फिर मैं उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट लोकेंडा लोकाचेली ले जाता हूं, जो मेरी आर्थिक स्थिति के काफी ऊपर है। वो विनम्र लेकिन अप्रभावित है। बाद में वो कहती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, और स्वीकार करती है कि उसकी आदर्श डेट सुपरमार्केट की गलियों में पैदल टहलना और ब्रेड खरीदना होता। मैं चकरा गया। ये कौन करना चाहेगा? सन्यासी बनने के बाद मेरे कोई संबंध नहीं थे और मुझे अब भी अपनी डेटिंग के तरीके के साथ इसे जोड़ना था कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कौन था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक एक पैर दोनों संसारों में था। मेरे सन्यासी प्रशिक्षण के बावजूद मैं संबंधों के अपने पुराने सांचे में फिसल गया, जहां मैं सामने वाले को वो देने की कोशिश करता था जो मीडिया, फिल्में और संगीत वाले बताते थे कि वे क्या चाहते थे। इसके बजाय मुझे अपनी खुद की जागरूकता बढ़ानी चाहिए थी कि वे कौन थे।
मैं खुद उपहारों और प्रेम के गगनचुंबी प्रदर्शनों से प्रेम करता हूं और कुछ समय तक मैं बिना किसी सोच विचार के राधी को भी यही तोहफे देता रहा। मैं इसे पूरी तरह से गलत समझा था। वो इनमें से किसी चीज से प्रभावित नहीं हुई। वो बहुत फैंसी नहीं थी। आश्रम में 3 साल रहने के बाद भी मैं बाहरी प्रभावों या अपनी खुद की वरीयताओं से विचलित हो गया। इसके बजाय मुझे सावधानी पूर्वक देखना चाहिए था कि उसे क्या पसंद था। लेकिन कुछ शुरुआती गलत कदमों के बाद मैं इतना जागरूक था कि यह समझ गया, और ईश्वर का शुक्र है कि उसने मुझसे शादी कर ली। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप गलत संकेत भेजेंगे और गलत लोगों को आकर्षित कर लेंगे। अगर आप अपने बारे में जागरूक नहीं हैं, तो आप गलत गुणों की तलाश करेंगे और गलत लोगों को चुन लेंगे। इसी के बारे में हमने इस पूरी पुस्तक में बात की है। जब तक आप खुद को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप प्रेम के लिए तैयार नहीं होंगे। कई बार हम खुद को वही गलती बार बार दोहराते हुए पाते हैं। उसी तरह के प्रतिकूल पार्टनरों को आकर्षित करते हैं या खुद के बावजूद उन्हें चुन लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बदकिस्मती नहीं है, यह तो इस बात का संकेत है कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। सन्यासी का दृष्टिकोण यह है कि आप दर्द को ढोते हैं। आप उस दर्द में राहत पाने के लिए लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल आप ही ये कर सकते हैं। अगर आप इस पर काम नहीं करते हैं तो यह आपके साथ ही रहता है और आपके निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। जो समस्या मूलक लोग प्रकट होते हैं, वे आपके अनसुलझे मुद्दों के प्रतिबिंब होते हैं, और वे तब तक प्रकट होते रहेंगे जब तक कि आप वो सबक नहीं सीख लेते जो आपको सीखने की जरूरत है। जैसा यानला वेंजेंट ने ओपरा से कहा था, जब तक आप अपने अतीत के घाव नहीं भर लेते, तब तक आपका खून बहता रहेगा। आप भोजन से, शराब से, नशीली दवाओं से, कामकाज से, सिगरेट से, सेक्स से उस घाव पर बैंडेज बांध सकते हैं, लेकिन अंततः यह रिश्ता रहेगा और आपके जीवन पर दाग लगा देगा। आपको घावों को खोलने और अपने अंदर हाथ डालने, उस दर्द की जड़ को बाहर निकालने की शक्ति खोजनी होगी जो आपको अपने अतीत में यादों में रोक रही है, और उनके साथ शांति स्थापित करनी होगी। एक बार जब आप अपने खुद के बैग खाली कर लेते हैं और अपने घाव भर लेते हैं, तो ज्यादातर आप देने के लिए तैयार होकर संबंधों में आएंगे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने या किसी खाली जगह को भरने की तलाश में उनके पास नहीं आएंगे। कोई भी आपको पूरा नहीं करता है। आप आधे नहीं हैं। आपको पूर्ण नहीं होना है, बल्कि आपको देने का दृष्टिकोण अपनाना है। किसी दूसरे को निचोड़ने के बजाय आप उन्हें पोषण दे रहे हैं। प्रेम को जीवित रखना। याद है जब हमने मन के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि खुशी तब मिलती है जब हम सीख रहे होते हैं, प्रगति कर रहे होते हैं और उपलब्धि हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई संबंध लंबा होता है, तो हम चाहते हैं कि हनीमून का वो दौर फिर से लौट आए जब हम पहली बार प्रेम में पड़ रहे थे। कितनी बार आपने किसी संबंध में खुद से यह कहा होगा, काश मैं दोबारा वैसा महसूस कर सकता, या काश हम दोबारा उस समय में लौट सकते। लेकिन डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाने या उस जगह जाने से जहां आपने अपना पहला चुंबन लिया था, वो सारा जादू लौटकर नहीं आएगा। हम में से कई लोगों को वही अनुभव दोबारा पाने की लत जैसी होती है, और इस वजह से हम नए अनुभवों के लिए जगह ही नहीं बना पाते हैं। अपने संबंध की शुरुआत में आप दरअसल ऊर्जा और खुलेपन के साथ नई यादें बना रहे थे। प्रेम ज्यादा नई यादें बनाकर सजीव रखा जाता है, एक साथ सीखना और विकास करना जारी रखकर। ताजे अनुभव आपके जीवन में रोमांच लाते हैं और ज्यादा मजबूत बंधन बनाते हैं। दंपत्ति मिलकर जो गतिविधियां कर सकते हैं, उस बारे में मेरी कई सलाहें हैं, लेकिन यहां मेरी कुछ प्रिय सलाहें हैं जो सन्यासी सिद्धांतों पर आधारित हैं। 1, पुराने में नया खोजें। वो प्रसंग याद है जब सन्यासियों के रूप में हम उसी मार्ग पर एक खास पत्थर की तलाश करते थे जिस पर हम हर रोज इकट्ठे चलते थे। आप भी उस संसार के प्रति अपनी आंखें खोल सकते हैं जिसमें आप पहले से रहते हैं। सप्ताह के बीच में कैंडल लाइट डिनर लें। सोने से पहले अपने फोन को घूरते रहने के बजाय एक दूसरे को पुस्तक पढ़कर सुनाएं। मिलकर आसपास टहलें और
एक दूसरे को एक निश्चित तरह के मेल बॉक्स या चिड़िया को पहले देखने की चुनौती दें। 2. साथ समय बिताने के नए तरीके खोजें। मनोवैज्ञानिक ऑर्थर आरोन ने एक अध्ययन में पाया कि जब दंपत्ति मिलकर नई और रोमांचक काम करते हैं तो उनके बंधन मजबूत होते हैं। मेरी पत्नी और मैंने मिलकर कमरों से एस्केप रूम खेलना शुरू किया। एस्केप रूम एक खेल है जहां आप दोनों ही एक कमरे में बंद हैं और आपको बाहर का रास्ता खोजना है। स्टाफ आपको कुछ संकेत देता है और आपको पजल के कई कदम सुलझाने के लिए मिलकर काम करना होता है। ये थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये दरअसल बहुत मजेदार होता है। आप मिलकर गलतियां करते हैं। ये बराबरी का खेल मैदान है जहां आप में से किसी के भी पास दूसरे से ज्यादा अनुभव या विशेषज्ञता नहीं है। जब आप दंपत्ति के रूप में मिलकर प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को मिलकर विकास करते हुए महसूस करते हैं। आप कोई सचमुच डरावनी चीज भी एक साथ करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे स्काई डाइविंग या कोई दूसरी चीज जो आपके आरामदेह दायरे के बाहर है। वे सारे लाभ याद हैं जो हमें अपने डरों के करीब आने पर मिलते हैं। मिलकर डर का सामना करना आपके ज्यादा गहरे डरों में जाने का अभ्यास करने का एक तरीका है। यह उन डरों को अपने पार्टनर को बताने का, उसके समर्थन का एहसास करने का और मिलकर डर का रूपांतरण करने का अवसर देता है। 3. मिलकर सेवा करें। जिस तरह सेवा आपके जीवन को अर्थ देती है, उसी तरह अपने पार्टनर के साथ मिलकर सेवा करने से आपके जुड़ाव को अर्थ मिलता है। चाहे ये चैरिटी कार्यक्रम आयोजित करना हो, बेघरों को खाना खिलाना हो या मिलकर कुछ सिखाना हो। सन्यासी जीवन में जुड़ाव के सबसे ज्यादा अनुभव मुझे तब हुए जब मैंने सामूहिक प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया। वो 2-3 दिन की ट्रेन की भयंकर यात्रा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। मिलकर पेड़ लगाना, स्कूल बनाना, संबंध की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम असल जिंदगी के मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ज्यादा ऊंचे उद्देश्य के लिए जुड़कर हम कृतज्ञता महसूस करते हैं और इसे अपने संबंध में लाते हैं। मैं कई दंपत्तियों को जानता हूं जो स्वयं सेवा के माध्यम से एक दूसरे से मिले हैं। इसलिए अगर आप अपने लिए उपयुक्त पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो किसी ऐसे उद्देश्यपूर्ण काम को खोजें जो आपके दिल के करीब हो। अगर आप स्वयं सेवा जैसी किसी गतिविधि के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं तो शुरुआत से ही आप दोनों के बीच बहुत गहरी समानता होगी और आपके बीच गहरा बंधन बनने की ज्यादा संभावना होगी। 4. ध्यान और जप मिलकर करें। जब किसी दंपत्ति में विवाद हो जाता है और वे कमरे में आते हैं तो आप उनके बीच नकारात्मक ऊर्जा के कंपन महसूस कर सकते हैं। इसका विपरीत भी सच है। जब आप और आपका पार्टनर मिलकर जप या मंत्रोच्चार करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को एक ही जगह पर ला रहे हैं और सचमुच एक दूसरे की लय में महसूस करते हैं। 5. अंत में मिलकर चित्र देखें कि आप दोनों संबंध से क्या चाहते हैं। जब आप इस बारे में जागरूक होते हैं कि एक दूसरे के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितना तालमेल बैठाना चाहते हैं। आदर्श दृष्टि से आप में से प्रत्येक अपने खुद के धर्म में जीने की कोशिश कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ संबंधों में आप एक साथ वहां पहुंचते हैं। दिल के दर्द से उबरना। जब आपका हृदय दांव पर होता है तो स्पष्टता से देखना मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होना एक बात है, आप जिसके हकदार हैं उससे कम का समझौता करना दूसरी बात है। दोनों में फर्क होता है। अगर हम अब भी अपने बाल मन की सुन रहे हैं तो हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उस पल बेहतर महसूस कराते हैं। अपना आत्मगौरव किसी दूसरे के इर्द गिर्द न लपेटें। कोई भी शाब्दिक, भावनात्मक या शारीरिक दुर्व्यवहार का हकदार नहीं होता। इससे बेहतर तो अकेले रहना होता है। न ही आपको किसी अपमानजनक, शोषक या विषाक्त संबंध को मित्रता में बदलने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा यकीन माने, वो समीकरण नहीं बदलेगा। हर संबंध में आपके पास यह तय करने का मौका होता है कि आपकी अपेक्षित खुशी का स्तर क्या हो और वो दर्द का स्तर कितना हो जिसे आप स्वीकार करेंगे। कोई संबंध आदर्श नहीं होता,
लेकिन अगर खुशी कभी निश्चित ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाती है या काफी कम रहती है, तो ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप दोनों ही काफी मेहनत न करें। यही इस बारे में सच है कि आप कितनी निराशा सहन करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपके जुड़ाव की शुरुआत धीमी हो, एक दूसरे को जानने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर यह कभी संतुष्टिदायक स्तर पर नहीं पहुंचती है तो आपको यह निर्णय लेने की जरूरत है कि इसे स्वीकार करें या आगे बढ़ जाएं। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। जब आपने किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा है, जब आपने किसी में निवेश किया है, जब आपने खुद को किसी को दिया है, तो छोड़ना मुश्किल होता है। तिब्बत की बौद्ध नन जेत्सुनोमा तेंजिन पामो बताती हैं कि हम अक्सर आसक्ति को प्रेम समझने की गलती करते हैं। वे कहती हैं, हम कल्पना करते हैं कि हमारे संबंधों में जो जकड़ना और चिपकना होता है वो ये दिखाता है कि हम प्रेम करते हैं, जबकि दरअसल ये सिर्फ आसक्ति है जिससे दर्द होता है। चूंकि हम जितना ज्यादा जकड़ते हैं, हम खोने से उतना ही ज्यादा डरते हैं, और अगर हम खो देते हैं तो जाहिर है हमें कष्ट होगा। अंततः किसी गलत व्यक्ति को छोड़ने पर कम दर्द होता है, जबकि उससे जुड़े रहने में ज्यादा दर्द होता है। दिल के दर्द से उबरने की जिन रणनीतियों की मैं सलाह देता हूं, वे स्व के सन्यासी विचारों से सीधी बंधी हैं। वे हमें शांति और उद्देश्य तक अपना रास्ता खोजने का तरीका बताती हैं। चाहे हमारे मन में कोई भी विचार हो, हम उससे दूर नहीं भागते हैं। हम खुद को उसका आकलन करने और परिवर्तन करने की जगह देते हैं। खोजो, रुको, बदलो। हर भावना को महसूस करें। दिल के दर्द से अपना ध्यान भटकाना संभव है, लेकिन यह समाधान सिर्फ अल्पकालीन होता है। और अगर आप अपनी भावनाओं को नकारते हैं तो आप अंत में दूसरे तरीकों से कष्ट उठाते हैं। शोधकर्ताओं ने नए आने वाले कॉलेज विद्यार्थियों का अध्ययन ये देखने के लिए किया कि वे इस परिवर्तन के प्रति कितनी अच्छी तरह अनुकूलन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जिन विद्यार्थियों में अपनी भावनाओं का दमन करने की प्रवृत्ति थी, उनके कम करीबी संबंध थे और वे कम सामाजिक समर्थन महसूस करते थे। इसके बजाय सोचें कि इस स्थिति में सामने वाले ने आपको कैसा महसूस कराया। आप अपनी भावनाओं को लिखकर या उन्हें रिकॉर्ड करके व्यक्त कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसे पढ़ें और निष्पक्ष भाव से उसे सुनें। क्या आपको कोई दोहराव भरे पैटर्न सुनाई देते हैं? आप खुद से नुकसान के बारे में पूछ सकते हैं और प्रश्न ध्यान भी कर सकते हैं। हम भावनाओं का रिप्ले पसंद करते हैं। ये कितना आदर्श था, ये कितना अच्छा हो सकता था, हमारे हिसाब से ये कैसा होने जा रहा था, संबंध खराब होने और तबाह होने से पहले कितना रोमांटिक था। ये सब सोचने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें। संबंध से आपको क्या आशाएं थीं? आपने क्या खोया? क्या आपकी निराशा इससे बंधी थी कि वो व्यक्ति कौन था या वो कौन नहीं था? अपनी भावनाओं को टटोलें जब तक कि आप दर्द की जड़ तक न पहुंच जाएं। स्थिति से सीखें। फिल्में, संगीत और बाकी मीडिया हमें सीमित और प्रायः गलत संदेश भेजता है कि प्रेम को कैसा दिखना चाहिए। ब्रेकअप की वास्तविकता का इस्तेमाल करके यथार्थवादी अपेक्षाएं तय करें कि आप किसके हकदार हैं और आपको किसी नए संबंध से क्या जरूरत है। याद रखें कि आपकी जरूरत उस व्यक्ति से भिन्न हो सकती है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या अगले व्यक्ति से भी जो आपके जीवन में आता है। आपकी सबसे बड़ी अपेक्षा क्या थी जो पूरी नहीं हुई? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था? उस संबंध में क्या अच्छा था, क्या बुरा था? इसके खत्म होने में आपकी भूमिका क्या थी? यहां अपने दर्द की पड़ताल करने के बजाय आप संबंध की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल करना चाहते हैं, ताकि आप ये पहचान सकें कि आप अपने अगले संबंध से क्या चाहते हैं और आपको खुद में किस चीज पर काम करने की जरूरत हो सकती है। अपने मूल्य में विश्वास न खोएं। ब्रेकअप के पल में आप खुद को कम आंक सकते हैं, लेकिन आपका महत्व या मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की भरपूर कद्र या प्रेम पर निर्भर नहीं है। यदि आप अपनी पहचान संबंध के इर्द गिर्द बना लेते हैं तो आप जो दर्द महसूस करते हैं वो ये है कि आपको अपनी पहचान के उस हिस्से का त्याग करना पड़ा।
यदि आपने एक ही व्यक्ति से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा की थी, तो जाहिर है उसके चले जाने के बाद एक शून्य रह जाता है। अब जब आप अकेले हैं, तो इस समय का इस्तेमाल करके लोगों का समुदाय बनाएं, जिनकी रुचि आपकी रुचियों के समान हो और जिन्हें आप हमेशा अपने जीवन में रखना चाहते हो। खुद को पूर्ण बनाएं। आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जो आपको खुश करता हो। दोबारा डेटिंग करने से पहले इंतजार करें। याद रखें, अगर आपने पिछले दर्द का घाव नहीं भरा है, तो आप किसी अविश्वसनीय इंसान के साथ अविश्वसनीय जुड़ाव का अपना अगला अवसर चूक सकते हैं। जल्दबाजी ना करें या प्रतिशोध में डेटिंग शुरू ना करें। इससे केवल ज्यादा चोट और अफसोस उत्पन्न होता है। इससे दर्द का वायरस आगे फैलता है। इसके बजाय खुद को ज्यादा अच्छी तरह जानने में थोड़ा समय लगाएं। अपने आत्म गौरव को बढ़ाएं। अपने विकास में निवेश करें। अगर आपने संबंध में खुद को खो दिया है, तो ब्रेकअप के बाद खुद को दोबारा खोज लें। सन्यासी तरीका जागरूकता बनाने, स्थिति से निपटने और सुधार करने का है। हम रिश्ते के भीतर हों या रिश्ते में दाखिल हो रहे हों, हम पहले एक कदम पीछे उठाते हैं ताकि आकलन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि हम अपने खुद के इरादों को समझते हैं। तभी हम डेटिंग के संसार में कदम रख सकते हैं या आत्म जागरूकता तथा प्रेम के साथ संबंध की ओर लौट सकते हैं। पहचानें, रुकें, बदलें। हमने अपना ध्यान हमारे जीवन के अंतरंग संबंधों पर फोकस करने के लिए बाहर की ओर मोड़ा है। अब हम ज्यादा बड़े संसार के साथ अपने संबंध पर आते हैं। मैंने जिक्र किया था कि आश्रम में मैंने अपने परिवार के अपने बंधनों से परे का बंधन महसूस किया था, जो एक ज्यादा बड़ी शक्ति थी, जो हम सभी को एक कर रही थी और जोड़ रही थी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रासे टाइसन ने कहा था, हम सभी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जैविक दृष्टि से, पृथ्वी से रासायनिक दृष्टि से और बाकी सृष्टि से आणविक दृष्टि से। यह जानने के बाद हमें अपने जीवन में सच्चा अर्थ खोजने के लिए सृष्टि की ओर देखना चाहिए।